हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखना जरूर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। ठीक है, तो सब कोटि मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और वेग स्थिरांक मतलब रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सी कोट की अभिक्रिया है, यानी कि कौन से किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, अगर कंबाइन करके 2HCl बना दे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तो बस तुम्हें यह देखना है कि अगर किसी भी रिएक्शन में HMU लिखा हो, HMU होता है यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, अगर ये लिखा है तो वो हमेशा कौन सी होगा, शून्य कोट की अभिक्रिया होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा देखना है कि अगर कहीं कैटलिस्ट या फिर कोई एंजाइम, ठीक है, यहां पे लिखा होगा कैटलिस्ट या फिर एंजाइम, ठीक है, अगर ये भी लिखा है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, शून्य कोट की अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो ट्रिक है ये सब, बस इतना याद रखना है, बाकी हमें पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर कहीं भी रेडियोधर्मी क्षय हो रहा है, यानी कि रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, ठीक है, यानी कि हीलियम बन रहा है, ठीक, ज्यादातर हीलियम ही बनता है, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर हीलियम बन रहा है यानी कि रेडियोधर्मी क्षय हो रहा है, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट कोट की अभिक्रिया, यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है, अगर कहीं भी तुम्हारा, ठीक, वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में एक ही यही रिएक्शन है, लेकिन अगर हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, यानी कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक, ये C2H4 है, यानी कि C 2 है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, देखो, कार्बन बनाता है 4 बंध, ठीक, नाइट्रोजन बनाता है 3 बंध, ऑक्सीजन बनाता है 2 बंध, और हाइड्रोजन या फिर हैलोजेंस बनाते हैं 1 बॉन्ड। ठीक, तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड सबका बना दो। ठीक, अब बचा कार्बन का, तो कार्बन कितने बंध बनाता है, 4, तो 2 बनाया है, 2 बना दो, ये हमारा हो गया फॉर्मूला C2H4 का। ठीक, अब इस पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक, तो यहाँ पे ये 1 बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, हिंदी में थोड़ा हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण। तो इसका क्या होता है, ये भी रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अगर कोई भी अपघटन रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अब कोई भी चीज डिकम्पोज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन में। ठीक है, अगर कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो वो भी कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है, ठीक, अब एक तुम्हारे सिलेबस में होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं आभासी एका गुण। ठीक है, आभासी एका गुण अभिक्रिया। ठीक है, तो आभासी एका गुण यानी कि स्यूडो मतलब होता है आभासी, तो आभासी एका गुण अभिक्रिया होता है, यानी कि वो प्रथम कोट की अभिक्रिया तो होती है, ठीक, लेकिन क्या होता है, ये जो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक, यानी कि तन सॉल्वेंट, यानी कि इसमें जब तन कर देते हैं उसको, यानी कि पानी बहुत ज्यादा में होता है, तो अगर कोई भी एक्सेस में होता है तो उसका जो कंसंट्रेशन सांद्रता होती है कि पावर होती है 1 होती है। ठीक है, तो उसका कंसंट्रेशन अगर ये टोटल वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ 0 हो जाता है। ठीक, तो किसी के पावर 0 मतलब 1 हो जाता है। ठीक, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मिलाओगे, अगर देखो यहाँ पे एक ले लो गिलास, ठीक, ये पूरा पानी है, उसमें तुम डाल दो 1 कप चीनी, ठीक, तो चाय क्या हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उतना ही पानी लो और 1 दाना चीनी डाल दो, तो क्या होगा, मीठी होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे जो सांद्रता होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, इसीलिए कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। अब क्या करते हैं, तुम्हारा उसमें दिया रहता है जल अपघटन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर कहीं तुम्हें जल दिखे तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में बस इतना ही है, बस इसको याद रखो। हाँ, बस इतना याद रखना कि अगर कोई भी अपघटन है, यानी कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा कोई भी अपघटन, तो वो प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। ठीक, लेकिन अगर कहीं पानी तुम्हें दिख जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि आभासी एका गुण अभिक्रिया। ठीक, तो याद रखना इसको।
रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक, तो ट्रिक याद कर लेंगे, जो वेग स्थिरांक होता है के बराबर होता है कंसंट्रेशन सांद्रता के पावर 1 माइनस n, और ये होता है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट, ये फॉर्मूला अगर हम लोग याद रखे रहेंगे तो वेग स्थिरांक का यूनिट किसी का भी निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो n बराबर 0 है, ठीक है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, शून्य कोट की अभिक्रिया, तो यहाँ पे n बराबर 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, के का ये कंसंट्रेशन के पावर 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक, और कंसंट सांद्रता क्या होती है, मोल्स पर क्या होता है, लीटर होता है, मोल्स प्रति लीटर। ठीक, के पावर 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल के पावर 1 हो जाएगा, और लीटर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा के हो गया किसका, वेग स्थिरांक का यूनिट हो गया किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अगर यही प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो 1 - 1 0 हो गया, और किसी का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक, किसी के पावर 0 यानी कि 1, तो इसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का यूनिट बताइए। ठीक है, अगर तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा, के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह -2 रखोगे तो ये कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगा, 1 - 2। ठीक है, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -1। ठीक, तो -1 यानी कि मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अगर इसको और सही से लिखोगे तो मोल -1 है, ठीक, यानी कि मोल -1, और लीटर ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, लीटर +1, और ये हो जाएगा बच्चे सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर तुम्हें ये भी नहीं आ रहा है तो अगर केवल तुम्हें यूनिट दिया है, ठीक, और अगर तुम्हें बताना है कि वो कौन सी कोट की अभिक्रिया है, अगर तुम्हें केवल यूनिट दिया है तो लीटर का जितना पावर है उसका +1 कर दो। ठीक, क्या कर दोगे, पावर लीटर के जो ऊपर लिखा होता है 1 जोड़ दोगे। ठीक, तो ये शून्य कोट की अभिक्रिया है, तो -1 + 1 तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये कौन सी कोट की अभिक्रिया हो जाएगी, शून्य कोट की। अब क्या होता है, जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, इसलिए उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे लीटर +1 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, पावर ऑफ लीटर +1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये कौन सी कोट की अभिक्रिया हो जाएगी, द्वितीय कोट की। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे T½ कैसे निकालते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि T½ का कंसंट्रेशन पे, सांद्रता पे क्या निर्भरता होती है, उसको प्रकट कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, T½ के बराबर हम लोग ये निकाल लिए थे। ठीक, अब T½ का क्या होता है, इसको पलट दो, तो जब ये नीचे जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, -n हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो ठीक, तो n - 1 1 - n था, n - 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी में हमें n की जगह पे 0 रखेंगे तो शून्य कोट की अभिक्रिया, n बराबर 2 रखेंगे तो प्रथम कोट की अभिक्रिया, और n बराबर 2 रखेंगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो n बराबर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पे T½ क्या निकल जाएगा, 0 - 1। ठीक है, कितना जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर -1, -1 को ऊपर ले जाओगे +1, यानी कि जो हमारा T½ होता है शून्य कोट की अभिक्रिया में, वो कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारा T½ भी बढ़ता है, यानी कि डायरेक्टली निर्भर होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो n बराबर यहाँ पे 1 लिखोगे तो 1 - 1 0 हो गया। ठीक, यानी कि 0 हो गया, यानी कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है वो T½ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब हमारा जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि जो T½ हमारा होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन के उल्टा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, T½ क्या होता है बच्चे, तो T½ ये होता है कि मान लो इनिशियल में t बराबर 0 पे हमारा 100 है, उसके बाद t बराबर t पे, ठीक, कुछ समय बाद हमारा 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद यहाँ पे जो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसमें जो समय लगता है उसको कहते हैं t 50%, और 50% को क्या भी कहते हैं T½
ठीक है। तो 50% यानी कि इनिशियल का आधा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, टी हाफ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। ये तो पक्का पूछा जाता है ना, हर साल पूछा जाता है कि शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, और उसका एक एग्जांपल लिखिए, ग्राफ भी बना दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले देखो एक रिएक्शन है, ठीक, वो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड होता है। ठीक, तो टी बराबर 0 पे, 0 समय पे क्या होगा, पूरा यही रहेगा रिएक्टेंट। अभी तो अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक, तो अभिक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए कोई प्रोडक्ट कोई बनेगा नहीं, इसलिए टी बराबर 0 हो जाएगा। मान लो टी बराबर टी समय बाद क्या होगा बच्चे, टी बराबर टी समय बाद एक्स बन गया प्रोडक्ट। ठीक, तो मान लो और बचा मान लो आर। ठीक है, तो जो तुम्हारा रिएक्शन का रेट होता है, यानी कि ठीक है, अभिक्रिया का जो दर होता है वो बराबर होता है इसका जो बचा है माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, उसके बाद इसको और लिखते हैं के इंटू जो बचता है रिएक्टेंट। ठीक, अब क्योंकि इसका जो सांद्रता है, अब ये 0 ऑर्डर अभिक्रिया है, इसलिए इसकी सांद्रता का पावर 0 हो जाएगा। और किसी का पावर 0 होता है उसका मतलब क्या होता है, ये हो जाता है 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे माइनस डी आर बटे डी टी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, इसी को रेट कांस्टेंट कहते हैं, स्थिरांक। ठीक है, ठीक, वेग का स्थिरांक। उसके बाद यहाँ पे देखो इस माइनस को इधर मैंने भेज दिया और टी को भी इधर भेज दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी आर बराबर माइनस के डी टी। ठीक, अब क्या इसका इंटीग्रेशन ले लो। ठीक, इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डी आर का इंटीग्रेशन होता है। ठीक, लिमिट लगा दो भैया, तुम 0 से आर तक कर रहे हो और यहाँ पे टी से 0 से टी तक कर रहे हो। ठीक, और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, स्थिरांक है इसलिए इसको बाहर निकालो। तो आर का डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर। ठीक, कैसे पता कि ये पूरा मान लो आर लेंथ है, लंबाई है। अब इतना छोटा सा मान लो डी आर है, तो इसको अगर डी आर जोड़ते जाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसलिए डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर होता है, और डी टी का टी होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस के डी टी। ठीक, कभी भी इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एक स्थिरांक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक, तो पहला हमारा ये हो गया इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब क्या होता है, अगर हमें स्थिरांक की अगर वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो टी बराबर 0 रख दो। तो टी बराबर 0 पे जो तुम्हारा रिएक्टेंट था वो कितना था, आर नॉट, तो यहाँ पे आर नॉट रख दो। तो आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टी बराबर 0 रख दिया तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, आर नॉट। अब यहाँ ये जो आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे तुम निकाले हो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो अगर रखोगे तो आर बराबर माइनस के टी और कांस्टेंट की वैल्यू आर नॉट हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 बना दो। ठीक, अब क्या करो, इसको क्या है माइनस, सबको प्लस में कर दो, तो इसको के टी को इधर कर दो, ये प्लस में हो जाएगा, इसको करोगे तो इधर ये माइनस में हो जाएगा। तो अगर ये माइनस में होगा तो आर नॉट माइनस आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे टी की वैल्यू निकालोगे तो के नीचे चला जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे टी की वैल्यू निकालोगे तो के नीचे चलेगा। अब टी हाफ निकाल लो। टी हाफ में क्या होता है बच्चे कि रिएक्शन मान लो इनिशियल में आर नॉट था, कितना था, आर नॉट था, अब उसका कितना बचा तुम्हारा, आर नॉट बाई 2। ठीक है, यानी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्रिया 50% होती है। तो यहाँ पे देखो ये इनिशियल था और ये कितना बचा, यहाँ पे आर नॉट बाई 2। तो आर नॉट बाई 2 यहाँ पे रखोगे तो आर नॉट माइनस आर बाई 2 मान लो 1 माइनस आधा, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है, यानी कि आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, आर नॉट बाई 2। ठीक, के ऐसे ही है, ये चौथा इक्वेशन बना लो। अब क्या होता है इसके बीच और टाइम के बीच, ठीक, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर आप ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है y बराबर mx प्लस सी होता है बच्चे। तो x तो यहाँ पे t है और y r है, x यहाँ पे t है। तो ये m मतलब होता है स्लोप। स्लोप क्या होता है, माइनस के, तो स्लोप बराबर माइनस के, स्लोप माइनस है यानी कि ऊपर से नीचे जाएगा। और ये कांस्टेंट है, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन कितना था, आर नॉट था, तो ये यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट से स्टार्ट होगा और नीचे नीचे जैसे समय बढ़ता जाएगा वो कंसंट्रेशन घटता जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण अगर देना हो तो सबसे बढ़िया ये सूर्य की प्रकाश वाला उदाहरण दे दो। ठीक, तो ये देखो अपना नंबर कंफर्म कर लेना, 0 ऑर्डर रिएक्शन पक्का आता है, हर साल आता है। फिर जल्दी से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लो। ठीक है, क्योंकि 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हर साल पूछा जाता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर हमें डेरिवेशन निकालना हुआ और
एग्जाम्पल तो हम लोग याद ही कर लिए हैं। तो मान लो इनिशियल में t बराबर 0 पे मान लो रिएक्टेंट था कितना बच्चे, R0, ठीक, और प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, 0 समय हो गया तो पूरा पूरा जो खरीद के लाए हैं ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक, तो 0 ये होगा। उसके बाद t बराबर मान लो t समय बाद x बना प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है हमारा x बना तो मान लो इतना बचा r बचा, ठीक। अब क्या होता है, हमारा जो अभिक्रिया होता है, रिएक्शन का रेट होता है, वो क्या होता है माइनस ये जो बचा उसका dr अपॉन dt, ठीक है, कितना समय में लगा, और वो होता है k इंटू जो बचा, ठीक। अब ये जो बचा इसका पावर कितना है, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो पावर 1 हो जाएगा, किसी का पावर 1 मतलब वही वैल्यू होती है, ठीक। अब क्या करते हैं बच्चे, हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो माइनस है इसको इधर भेज दिया और r को इधर भेज दिया और t को उधर भेज दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा dr बटे r बराबर माइनस इधर भेज दिया k और dt, ठीक। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बच्चे तो यहाँ से करेंगे 0 से लेके r तक और यहाँ से करेंगे 0 से लेके t तक, ठीक। तो इंटीग्रेशन के बाद 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन आता है ln r, ठीक है। अब जैसे अगर तुम इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ये आता है ln x, ठीक है। वैसे log x आता है लेकिन log के पहले ln आता है, ठीक है, जो बेस ई बेस होता है लेकिन जो log होता है वो बेस 10 होता है, ठीक। तो ln r हो जाएगा यहाँ पे और ये माइनस के dt हो जाएगा, ठीक है, माइनस के dt का हो जाएगा t। अब प्लस कांस्टेंट तो आता है, ये हमेशा अगर इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आता है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चे, t बराबर 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगा वही कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, फिर उसको इसमें रख दो, बन जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे t बराबर 0 पे हमारा कितना था, R0 था, इनिशियल पे पूरा 100% था, R0 मतलब 0 पे, ये है 0, 0 मतलब 0 पे कितना था, ठीक। तो यहाँ पे अगर t बराबर 0 रखोगे तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, R0, तो कांस्टेंट की वैल्यू R0 निकल के ln R0 यहाँ पे रख दो। जब इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln R0, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चे कि यहाँ पे इसको इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, ठीक। तो ये माइनस में चला जाएगा तो ये ln R0 माइनस lr हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस के टी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक इक्वेशन यहाँ बनाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करते हैं बच्चे, ये ln r है, ये अगर इसको इधर करोगे तो माइनस ln R0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लॉग में माइनस और डिवीजन सेम होता है, ठीक। तो अगर माइनस ln R0 है तो उसको डिवीजन में तुम ला सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा ln r बटे R0, ठीक है। सबसे पहले था ln r माइनस ln R0, ठीक, तो माइनस को डिवीजन में ला सकते हो, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा माइनस के टी ही है। अब इसका अगर एंटी लॉग लेते हो तो पता होना चाहिए एंटी लॉग, अगर कोई चीज एंटी लॉग में है ln का तो e की पावर में चला जाता है वो, ठीक। तो ln का अगर एंटी लॉग लोगे तो ln हट जाएगा, ठीक, और यहाँ पे एंटी लॉग क्योंकि ln है नहीं तो ये कहाँ चला जाएगा, e की पावर में, ठीक। तो e की पावर माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ln r अपॉन R0 बराबर e की पावर माइनस के टी, तो r अपॉन R0, तो R0 को इधर भेज दो तो r बराबर R0 माइनस R0 इंटू ई की पावर के टी, तो ये हो जाएगा r बराबर R0 इंटू ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे ये हो गया, के टी को यहाँ पे लाए थे, के टी को इधर लाए थे, ये इसको इधर लाए थे। अब यही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, क्या कर दिया, ये माइनस में है तो इसको अपॉन में कर सकते हैं, डिवीजन में ला सकते हैं, ठीक। तो के टी बराबर हो जाएगा ln R0 बटे ln r, ठीक है। तो ln कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिखो, तो ये ln R0 बटे r, ठीक। अब इसका अगर लॉग लेंगे, बेस 10 होता है लॉग, तो यहाँ पे जब ln हटाते हैं लॉग आता है तो 2.303 के साथ आता है, यानी कि ln को अगर हटाएंगे तो 2.303 लॉग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लॉग की वैल्यू लिख देंगे, t को इधर रख लिया, t को इसके इधर ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है, सारे क्वेश्चन इसी से ही लगते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग याद कैसे करते हैं इसको, k बराबर 2.30 t लॉग R0, R0 क्या था, t बराबर 0 पे कितना था, ठीक, तो इसको कहते हैं था, ठीक। और r क्या है कि t बराबर t समय बाद कितना बचा, ठीक, इसलिए कहते हैं बचा लिखो या फिर यहाँ पे लिखो है, ठीक है। तो कैसे भी, तो k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग था अपॉन है, ठीक। अगर यहाँ का हम लोग ग्राफ बनाने लगे बच्चे तो ग्राफ बना लो, कहाँ से बनाओगे, यहाँ से बना लो, यहाँ से इस इक्वेशन से बना लो, ठीक। तो ln r ये क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस c होता है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, तो
तो x क्या है हमारा t है, ठीक, और y बराबर ln r है, ठीक है। अब स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस मतलब ऊपर से नीचे आएगा स्लोप, ठीक है। और t बराबर 0 पे, यहाँ पे t बराबर 0 पे ये कितना था, ln r0 था, r0 नहीं था, ठीक है। t बराबर 0 पे r0 था, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, ln r0, ठीक है। यहाँ पे देखो t बराबर 0 पे ये क्या था, ln r0, ठीक। अब क्या हो जाएगा, स्लोप धीरे धीरे घटता जाएगा और स्लोप बराबर माइनस के हो जाएगा। उदाहरण क्या था, जितने भी अपघटन होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चाहे वो N2O5 का हो, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का हो, ठीक, चाहे वो NO2 का डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का डिकम्पोजिशन हो जिसमें ऑक्सीजन बनते हो, सारे भी अपघटन क्या होते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। और रेडियो एक्टिव क्षय होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, जिसमें क्या बनता है, जिसमें हीलियम बनता है, तुम देख लो हीलियम बनता है, इसमें लिखा रहेगा हीलियम 2 और ये 4 लिखा रहेगा, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स जो होते हैं जिसमें निकलते हैं रेडियो एक्टिव क्षय में, वो हमेशा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। और दूसरा हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन, ठीक है, ईथीन का, ठीक, ईथीन का जो हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमें लग रहा है हो जाना चाहिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण होने में लगा समय t½ के कितने गुना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 3/4 कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो 3/4 कंप्लीट हो गया, ठीक। 3/4 मतलब कितना प्रतिशत होता है, 3/4 को प्रतिशत में अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 या 75, यानी कि हमारा जो अभिक्रिया है 75% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर 75% ये है हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, t बराबर 0 पे मान लो ये 100% है और ये 0% बना, t बराबर कुछ समय पे क्या हो गया, यहाँ पे 75% बना, तो बचेगा कहाँ, यहाँ पे 25%, ठीक है, 25% हमारा बचेगा, तो यही हमें निकालना है, ठीक। अब t½ का क्या था, t½ का क्या होगा, अब अगर t½ हो जाएगा यहीं पे, यानी कि 50% समय कितना लगेगा, तो ये 50% बनेगा और ये 50% बचेगा, ठीक। उसके बाद t 75%, ठीक है। तो देखो अब हम लोग सबसे पहले t½ निकालते हैं, तो t½ का फॉर्मूला क्या था, 2.303 log था अपॉन है, ठीक। तो कितना था, t बराबर 0 पे कितना 100, और अगर हम लोग 50% निकालें तो कितना बचेगा, t½ निकालें तो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो कितना बचेगा 50%, तो था अपॉन है निकाल लेंगे, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक, log 2, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद t 75% का निकाल लेंगे, 75% का निकालेंगे तो 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि बचा कितना 25%, तो था कितना 100, इनिशियल t बराबर 0 में था कितना 100, और अभी है कितना, जब 75% कंप्लीट हो गया रिएक्शन तो अभी कितना है 25%, तो 100/25 ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख दो, log x की पावर n, देखो यहाँ पे देखो log नहीं पता तुम्हें, log x की पावर n होता है क्या, n log x, ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, ठीक, 2 log 2 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो 75% और ये जो 50% निकाले थे इसको डिवाइड कर दो, तो ये इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से काट रहे हैं, यहाँ से काटो, ये वाला जो है ये कट जाएगा, उसके बाद log 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, ठीक। तो 75 ऊपर रहेगा, यानी कि 2 ऊपर रहेगा, 2/1, तो क्या हो जाएगा t 3/4 बराबर कितना हो जाएगा 2 × t½ यानी कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना लगेगा समय 2 t½ अगर तुम्हें क्वेश्चन में देखो कभी कभी ऐसे घुमाया जाता है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में लग रहा है 100 सेकंड या फिर 100 मिनट, ठीक है, तो बताओ 75% कंप्लीट होने में रिएक्शन कितना लगेगा, तो तुम डायरेक्ट यही लगा दो कि अगर 50% कंप्लीट होने में लग रहा है 100, तो यहाँ पे 100 रखो, 50% ये है t½ मतलब 50%, तो 100, तो 75 का कितना लगेगा 100 × 2 यानी कि 200 सेकंड या फिर मिनट जो भी दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकालते हैं एक t½ का बहुत ही शानदार फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे अगर log 2 की वैल्यू रखोगे
30-10 वैसे नहीं बोला जाता है, log 2 की वैल्यू होती है बच्चे, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक, तो यहाँ पे अगर रखोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.693। ठीक, ये टी हाफ का। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का समय अगर तुम्हें दिया है 3 मिनट, तो उसका वेग स्थिरांक निकालिए। ठीक, तो कैसे निकालोगे? वेग स्थिरांक क्या होता है? k बराबर 0 पॉइंट, अब बताएगा कि वो प्रथम कोट की अभिक्रिया है, तो यही है प्रथम कोट की अभिक्रिया का रिएक्शन। ठीक, तो ये टी हाफ यहाँ पे कितना दिया रहेगा? मान लो 3 दिया है। ठीक, तो k निकाल लेना, इसको सॉल्व करके निकाल लेना, कितना भी दिया हो सॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है, तो k की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अच्छा अगर यहीं पे पूछा जाए कि 99% रिएक्शन, ठीक है, 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में 99.9% बता दो, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। ठीक, तो देखो टी हाफ का कितना गुना लगेगा, तो टी हाफ हमने ये निकाला है। ठीक, अगर बताए कि रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, टी बराबर 0 पे मान लो 100% था, और टी बराबर कुछ समय बाद क्या हो गया 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अभिक्रिया 99.9% कंप्लीट हो गई, तो कितना यहाँ पे बचा 0.1%। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ का फॉर्मूला तो यही होगा। ठीक, 50%, तो इतना निकाल लेंगे। अब टी निकाल लो तुम 99.9% का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे 2.303 बटे के, और लॉग था कितना था 100 था, लॉग बचा कितना 0.1। ठीक, तो 0.1 इधर पॉइंट बढ़ाओगे तो इधर भी कितना हो जाएगा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 को आगे भेजो तो ये हो जाएगा 2.303 बटे के लॉग कितना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और लॉग हो जाएगा 10। ठीक है, 3 हो जाएगा, देख लो। अब यहां से देखो ये है तुम्हारा 2.303 की, इसको काटो। ठीक, और log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये 1 हो गया। ठीक, तो log 10, अब देखो ये तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा अगर तुम t 99.9% बचे t 50% अगर तुम निकाल रहे हो। ठीक, तो 99.9% देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 इंटू log 10, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये बचेगा कितना log 2, और log 2 की वैल्यू कितना होती है 0.301। ठीक, तो तुम्हारा है ऊपर 3 है और नीचे भी मान लो 3 है। ठीक, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि t 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में टी हाफ का कितना गुना लगता है समय 10 गुना। ठीक, अब क्वेश्चन दिया जाता है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में 100 मिनट लगता है। ठीक, तो 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे 50% का कितना लगा है 100 लिख दो, तो 100 गुणे 10 यानी कि 1000। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है।